नज़ीर, ईरान इनको इस कदर डैमेज करने जा रहा है कि ये अगली बार किसी पर हमला करने से आप समझ लें कि 100 बार ये सोचेंगे। ईरान इनके इस तरह से दांत तोड़ने जा रहा है, ईरान इस तरह से इनका गरूर तोड़ने जा रहा है कि ये इतने ज्यादा डैमेज हो जाएंगे। अगर ईरान एक एब्सोल्यूट विक्ट्री हासिल ना भी कर सका, इनको वो इतना डैमेज करने जा रहा है कि ये एज एन एम्पायर जो है वो इसका बिल्कुल खात्मा होने जा रहा है। और जो इस वक्त रिजल्ट सामने आ रहे हैं वो अनबिलीवेबल है। यानी ईरान ने जिस स्ट्रेटजी के तहत इस जंग को जब वो शुरू किया है और जो असरात इस वक्त आना शुरू हो गए हैं, उसने बिल्कुल ट्रम्प इंतजामिया की इस वक्त जब वो नींदें उड़ा दी हैं। अच्छा, जो ईरान की जानिब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद किया गया है और अमेरिकी बेसिस के ऊपर अटैक किया गया है, वो ईरान ने बाकायदा एक स्ट्रेटजी के तहत किया और इस वक्त उस स्ट्रेटजी के जो असरात हैं वो भी आना शुरू हो गए। अच्छा, अब नज़ीर मैं आपके सामने रखता हूं कि हो क्या रहा है और ये जंग किस तरह से हर अंदाज के अंदर इनके खिलाफ जब बैकफायर कर रही है। देखें, इन्होंने तो तबाही मचाई है तमाम ओआईसी मुल्कों के अंदर और ईरान के अंदर भी उन्होंने तबाही मचाना थी, लेकिन यहां पर मामला उलट हो गया है कि पहली बार ये डैमेज हो रहे हैं और इमीडिएटली डैमेज हो रहे हैं और इतना डैमेज हो रहे हैं कि उसके असरात फिर आते आएंगे। नाज़रीन, इस वक्त हम 5वें दिन में हैं जंग के और अगर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात करें तो शायद इसको 72 घंटे के आगे पीछे टाइम हुआ है, क्योंकि पहले ही दिन तो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद नहीं किया, तो हम कह सकते हैं कि 72 घंटे हो गए। तो 72 घंटों के अंदर अंदर ईरान ने दुनिया को हिला कर रख दिया है। ईरान ने दुनिया की स्टॉक मार्केट्स को हिला कर रख दिया है, ईरान ने एनर्जी मार्केट्स को हिला कर रख दिया है, ईरान ने दुनिया की इकोनॉमी को हिला कर रख दिया है। अनबिलीवेबल रिजल्ट जो इस वक्त सामने आ रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ चंद दिनों के अंदर अंदर वेस्ट को घुटने टेकना पड़ सकते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं इस जंग को रोकेंगे तो फिर जो लॉसेज हैं वो अनअफोर्डेबल हैं। अभी सिर्फ 72 घंटों के अंदर अंदर जो लॉसेज हैं वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर से जब ज्यादा क्रॉस कर चुके हैं। सिर्फ इन 72 घंटों के अंदर लॉसेज जब वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर से क्रॉस कर चुके हैं। यूरोप के अंदर जो एनर्जी प्राइसेस हैं बहुत ऊपर चली गई हैं, डबल हो चुकी हैं और पहली बार जो है वो अमेरिका के अंदर भी जो एनर्जी प्राइसेस, गैस प्राइसेस हैं खास तौर पर वो बढ़ना जब शुरू हो गई हैं। तो गैस प्राइसेस स्काई रॉकेट करेंगी अमेरिका के अंदर 1-2 दिन के अंदर और जो इन्फ्लेशन है वो वहां पर बढ़ने जा रही है। अच्छा, अब यानी अमेरिका का डायरेक्ट ऑयल और गैस तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से नहीं जा रही है, लेकिन मसला क्या है, फिर वहां पर कीमतें क्यों बढ़ रही हैं और ट्रंप साहब की सदारत किस तरह से हिलने जा रही है। इन्फ्लेशन अमेरिका में इतनी ऊपर जाने वाली है कि ये ट्रंप इंतजामिया इसको अफोर्ड नहीं कर सकेगी। देखिए, अमेरिका की इकॉनमी ज़ाहिर है यूरोप के साथ भी कनेक्टेड है और एशिया के साथ भी कनेक्टेड है। अमेरिका के जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, फिर उनके बाकी मतलब हर टेक कंपनीज हो गई या बाकी ब्रांड्स हो गए, उन सब की जो फैक्ट्रीज हैं वो बहुत बड़े नंबर्स में एशिया में लगी हुई हैं। अभी जब से ट्रंप आया है, ट्रंप सबसे बड़ी बात क्या कर रहा था कि प्रोडक्शन वापस लाओ अमेरिका में। ये जो आईफोन्स भी है ना, ये आईफोन्स भी अमेरिका में नहीं बन रहे, ये बाहर बन रहे हैं, एशिया में बन रहे हैं, एशिया में इनके प्लांट्स लगे हुए हैं। सो आप क्लॉथिंग से लेकर आप ईच एंड एवरीथिंग, हर एक के प्लांट्स जो है वो इधर लगे हुए हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से 80% जो एनर्जी जा रही है वो एशिया की है। एशिया जहां से अपनी एनर्जी ऑयल और गैस ले रहा है, यानी जहां से पूरा मुल्क चल रहा है, फैक्ट्री चल रही हैं, वो सारे ब्रांड चल रहे हैं, सारी कंपनी चल रही हैं, फैक्ट्री चल रही हैं, उसकी 80% एनर्जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से आ रही है, जिसको ईरान ने बंद कर दिया। तो समझ लें कि उसके असरात डायरेक्टली आने ही आने थे और वो आना शुरू हो गए। स्टॉक मार्केट्स हिल गई हैं, ग्लोबल इकोनॉमी हिल गई है और जो है वो एनर्जी प्राइसेस यूरोप में इतनी ऊपर जा चुकी हैं और तेजी के साथ जा रही हैं कि उनके लिए ये अफोर्डेबल नहीं है। ठीक है, तो अब इन्होंने ये फैसला करना है कि क्या इस जंग को जारी रखना है। मैं आपको बताऊं कि ये पूरा साल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवा नहीं सकते। ठीक है ना, ये पूरा साल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवा नहीं सकते हैं और 72 घंटों के अंदर इनकी हालत ये हो गई। अच्छा, ये जो रिजल्ट आए हैं ये ऐसे नहीं है कि ये कोई अनहोने रिजल्ट हैं कि किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि इस तरह से दुनिया की इकॉनमी हिल जाएगी। नहीं, ये तमाम चीजें वॉर्न की गई थी। ईरान इसको बार बार कहता रहा है, अमेरिकी, यूरोपीय, मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट्स इसको बार बार वॉर्न करते रहे हैं कि ये इसका नतीजा निकलेगा। देखिए, ईरान ने कहा था कि हम ग्लोबल ऑर्डर हिला देंगे, कहा था ना उन्होंने, तो ग्लोबल ऑर्डर वो हिला रहे हैं। तो हर एक चीज वॉर्न की गई थी, लेकिन बहरहाल ट्रंप इंतजामिया इस जंग के अंदर कूद गई है नेतन्याहू के लिए और अब ये असरात जब वो दुनिया में सामने आ रहे हैं। किसी जंग में ऐसे असरात नहीं सामने आए, यानी ओआईसी मुल्क एक के बाद एक तबाह कर दिए गए। ये थोड़ी हुआ कि किसी को कीमत चुकाना पड़ी हो जंग मुसल्लत करने की, अब इनको जंग मुसल्लत करने की पहली बार कीमत चुकाना पड़ रही। अली लारिजानी की स्टेटमेंट जारी हुई है। अली लारिजानी ने इस बात को कंफर्म किया है कि हमने इनकी 500 कैजुअलिटीज कर दी हैं अमेरिका की। इससे पहले ये आईआरजीसी स्टेटमेंट दे रही थी, आईआरजीसी की इंटेलिजेंस ये बात कर रही थी। इस वक्त जो ये बात सामने आ रही है, यानी तस्दीक के तौर पर ये बात अली लारिजानी से सामने आ रही, 500 कैजुअलिटीज का वो दावा कर रहे हैं। तो अगर मैं कहता हूं इससे सिर्फ 50% भी हम उनके दावे को सही माने, अगर 50% भी इनकी कैजुअलिटीज हुई हैं इनके दावे से, तो फिर ट्रंप साहब किधर जाएंगे और क्या बताएंगे। देखिए, इन्होंने मिलियंस ऑफ पीपल को ओआईसी मुल्कों में
निशाना बनाया है, मिलियंस ऑफ पीपल अपनी जानों से गए हैं, ये लाखों लोग ईरान में भी मार दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। लेकिन फर्क यहां पर पड़ेगा अगर इनका 1000 भी कैजुअलिटी हो गई तो फिर इनको फर्क पड़ेगा, ये हिल जाएंगे, ये अफोर्ड नहीं कर सकते। समझ रहे? तो बात यह है कि अमेरिका के सुपर पावर होने में किसी को शक नहीं है, लेकिन उसने आकर जहां पर पंगा लिया है यहां पर वो मिसकैलकुलेट कर गया, क्योंकि ईरान अगर एब्सोल्यूट विक्ट्री हासिल नहीं भी कर सकता वो इनको डैमेज करने की सलाहियत रखता है, और छोटे मुल्क छोटी पावर्स ऐसे ही लड़ती हैं, वो डैमेज ही करती हैं। यहां पर ईरान की विक्ट्री को कैसे दुनिया कैलकुलेट करेगी? सर्वाइवल से। ईरान ने सर्वाइव करना है और इसको विक्ट्री कहा जाएगा, और अमेरिका ने अपने 80% गोल हासिल करना है तो उसको विक्ट्री कहा जाएगा, जो कि वो कर ही नहीं सकता है। समझ रहे? तो ये यहां पर सूरत हाल है। और अभी जो इजराइल से नंबर सामने आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि $3 बिलियन पर वीक खर्चा है, $3 बिलियन का इकोनॉमिक लॉस होगा इजराइल को। उधर से हिजबुल्लाह ने जो हमले शुरू किए हैं उसमें अब बाकायदा इजराइल ने अपनी हलाकतें जब मानना शुरू कर दी, कैजुअलिटीज मानना शुरू कर दी हिजबुल्लाह के फिजाई हमलों में, और साथ जो ग्राउंड पे फाइट जारी है उसमें इन्होंने अपनी कैजुअलिटीज मानना शुरू कर दी हैं। तो उधर फ्रंट खुला हुआ है, ऊपर से ये इकोनॉमिक लॉसेज, ऊपर से जो इनकी मिलिट्री एक्सपोज हो रही है, ऊपर से जो इनके तमाम इत्तेहादी, और ये खुद जब इस वक्त हिल गए हैं। अच्छा, तो ये तमाम सूरत हाल मैं आपके सामने शेयर करता हूं। सबसे पहले मैं एक चीज आपसे शेयर करता हूं। देखिए, जब हम ये रिजल्ट्स देख रहे हैं और इतनी जल्दी देख रहे हैं कि ये जंग इन पर मुकम्मल बैकफायर कर गई और ये बिल्कुल इसमें से कामयाब होते हुए नजर नहीं आ रहे, ये अनहोनी चीज है। यानी किस अंदाज में? देखिए, एक सुपर पावर है सामने, ईरान की तो कोई इस हवाले से हैसियत नहीं है कि सुपर पावर के मुकाबले में तो वो कहीं भी नहीं है। ये होता है ना कि 2 बराबर की या 15-20 भी अगर ताकत का कंपैरिजन है, यहां पर तो 50 और 5 का कंपैरिजन है अमेरिका के मुकाबले में ईरान का। तो अगर अमेरिका के ऊपर ये जंग बैकफायर होनी भी थी तो 1 साल के बाद होती, ठीक है ना? 1 साल के बाद कोई कॉन्सिक्वेंसेज उनको फेस करना पड़ते कि जंग ड्रैग हो गई है और इकोनॉमिक लॉसेज हो रहे हैं, फला फला। सही है? यहां पर ऐसा नहीं है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यहां पर तो पहले 70 मिनट से जंग उन पर बैकफायर होना शुरू हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ 2 बराबर की ताकतें लड़ रही हैं। ये तो 2 बराबर की ताकतों में होता है कि एक मुल्क ने दूसरे पर हमला किया है और वो भी अच्छा खासा तगड़ा है, तो पहले ने जाकर उसको 4 मुक्के मारे हैं तो उसने भी आगे से 2 मुक्के मार दिए हैं। समझ रहे? ये तो 19-20 की जो ताकतें हैं, बराबर के मुल्क हैं, उसमें होता है कि हमला हुआ है और फौरी आगे से अपना लॉस भी शुरू हो गया। यहां पर ऐसा नहीं होना था और कभी हुआ भी नहीं। आप इराक में देखें, आप अफगानिस्तान में देखें, आप कहीं भी देखें, वहां पर इनके जो ट्रिलियन लॉसेज हुए हैं, 2.3 ट्रिलियन इराक में है, इतना ही खर्चा इनका अफगानिस्तान में है, और 2-3 हजार अफगानिस्तान में है, 2-3 हजार इनके फौजी इराक में मारे गए हैं। वो डिफरेंट बात है। वहां पर इन्होंने 1 महीना के अंदर विक्ट्री क्लेम कर ली थी। अफगानिस्तान में इन्होंने 1 महीने के अंदर विक्ट्री क्लेम कर ली थी, वहां पर अपनी हुकूमत कायम कर ली थी। सेम ऐसा ही इराक में हुआ, विक्ट्री क्लेम हो गई, उसके बाद ये इराक को रूल करने के लिए उतरे हैं, तो वहां पर फिर एक गोरिल्ला जंग शुरू हुई है। दैट इज समथिंग डिफरेंट केस। यहां पर तो 70 मिनट से लॉसेस शुरू हो गए। तो फिर आप एक सवाल की तलाश में जाते हैं। अब ये जो बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, आगे क्या होने जा रहा है। और ये जो अब आलमी जंग की बात हम पिछले 3 साल से कर रहे हैं, उसकी ये मजीद उस हवाले से चीजें हैं। फिर आप इस सवाल की तलाश में जाते हैं कि जब इतने लॉसेस पहले दिन ही शुरू हो गए हैं तो अमेरिका की कोई प्लानिंग नहीं थी। मतलब वो इतनी तैयारी करके आ रहे हैं, ये तैयारियां उनकी, सही है ना? तो फिर सवाल आप इस तलाश में जाते हैं कि फिर अमेरिका ने ये किया क्यों? अमेरिका की क्या स्ट्रेटजी? फिर उसने ये फैसला किया क्यों? तो फिर आप मुख्तलिफ पन्ने फरोलते हैं, एक के बाद एक फैक्ट को खंगालते हैं, और बॉटम लाइन पर आखिरकार आप पहुंच जाते हैं, जो बिल्कुल हक़ाइक़ के बिल्कुल करीब तरीन बात हो सकती है, जो सच के बिल्कुल करीब तरीन बात हो सकती है, उस तक आप पहुंच जाते हैं। और वो बात यह है कि वो असल में एक रिलीजियस मेंटालिटी के साथ हमलावर हुए। इस जंग को वो एक रिलीजियस वॉर के तौर पर लड़ रहे हैं। ये सिर्फ वहीं पर होता है। देखें, जब आपने एक जियोपॉलिटिकल एक कॉन्फ्लिक्ट लड़ना है, या आपने कोई हेजेमनी हासिल करनी है, या जो भी व्हाटएवर जो आप दुनिया के लिहाज से या जियोपॉलिटिकल तनाजुर में देखते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, तो यहां पर वो नहीं हुआ है। क्योंकि रिलीजियस वॉर में आप ग्राउंड रियलिटीज को नहीं देखते हैं, आप ये देखते हैं कि ये हमारा मकसद है और इसके लिए हमने जाना ही जाना है। फिर नतीजा क्या होगा वो एक अलग बात, समझ रहे? तो रिलीजियस वॉर इसी तरह से जब लड़ी जाती है, और उसमें फिर जिस रीजन ने ये अप्रोच अपनाई है उसको फिर बहुत बड़ी बड़ी एम्पायर्स को भुगतना भी पड़ा है, क्योंकि वो बिल्कुल रियलिटी से बरक्स वो चले जाते हैं, धावा बोल देते हैं। तो अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूं कि हमारे पास क्या एविडेंस है कि ये बात है। आज अमेरिकी मीडिया ने इस बात की तस्दीक की है। अमेरिकी मीडिया को जो पेंटागन के ऑफिशियल्स हैं, हाई ऑफिशियल्स हैं, पेंटागन के सर्विस मेंबर्स हैं, उन्होंने रिपोर्ट किया है बाकायदा अमेरिकी मीडिया को, कहा है कि हमारी जो आइडेंटिटी है वो उसको ना बताया जाए, और ये सैकड़ों की तादाद में रिपोर्ट शाया हुई हैं। उन्होंने कहा है कि जो पैटी हेजेसल साहब हैं, जो पेंटागन चीफ है,
ये कमांडर्स को ये ऑर्डर दे रहा है कि दिस इज द वॉर ऑफ गॉड, ये गॉड की जंग है जो हम लड़ रहे हैं। और उनको ये कहा जा रहा है कि ट्रंप जो है ही इज अपॉइंटेड बाय जीसस, और इसको इसलिए अपॉइंट किया गया है बाय जीसस कि ये ट्रिगर कर सके आर्मेगाडॉन। आर्मेगाडॉन का कॉन्सेप्ट हमने पहले भी आपको बताया हुआ है। वो इनके मुताबिक ये है कि इंसानी तारीख की सबसे बड़ी जंग होगी और उसके बाद इनको दुनिया में मुकम्मल गलबा जो हासिल हो जाएगा और ग्रेटर इजराइल और वो आर्मेगाडॉन के साथ जो जुड़ा हुआ है। अब ये जो पैटी हेजिसथ है, इसके बॉडी के ऊपर टैटूज हम रिपोर्ट कर चुके हैं, सारी दुनिया की रिपोर्ट्स, और वो जो तस्वीर इसकी सामने आई थी वो टैटू किस रिलेटेड है? वो इस रिलेटेड है कि यहां पर ग्रेटर इजराइल और थर्ड टेंपल और वो सारा। तो फिर लिंडसे ग्राहम ने कहा यह कि रिलीजियस वॉर है। तो समझ, यानी आप कह रहे हैं कि भाई धक्का इनको किसने दिया है? जब पहले ही दिन इनको मुक्के पड़ना शुरू हो गए हैं, चपेड़े पड़ना शुरू हो गई हैं, तो इन्होंने कुछ भी कैलकुलेट नहीं किया था। तो फिर आप इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये अच्छा ये बात है, ये यूं करके आए हैं। तो चूंकि ये ग्राउंड रियलिटी को बिल्कुल साइड पर रखकर आए हैं, जो वार्निंग्स थी उसको साइड पर रखकर आए हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी हिल जाएगी, अमेरिकी फोर्सेस की कैजुअलिटीज हो जाएंगी, अड्डे निशाना बनेंगे, जंगी त्यारे तबाह हो सकते हैं, जंगी बहरी जहाज जब वो तबाह हो सकते हैं, ये हो सकता है वो, इसको उन्होंने साइड पर उठा के फेंक दिया। इन तमाम वार्निंग्स को साइड पर उठा के फेंक दिया। अमेरिकी जनरल आखिरी दम तक ट्रंप को जो है वो वार्न करते रहे कि ये जंग बड़ी महंगी पड़ेगी, लेकिन ट्रंप गया। और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो इवेंजेलिकल और ये ज़ायनिस्ट जो तंजीमें हैं, ये बाकायदा पेंटागन में आ रही हैं, और पिछले 1 साल से पैटी हेजिसथ साहब जो हैं पेंटागन में हर महीने दुआया तकारीब भी मुनक्कद कर रहे हैं। दुआया तकारीब पेंटागन, वो आज जो रिपोर्ट आई है इस वक्त अमेरिका में इतनी खप पड़ी हुई है इस बात पे। अब ये मेरे सामने सारी हेडलाइंस पड़ी हुई हैं, मैं एक ही चीज आपके सामने रखता हूं। पैटी हेजिसथ इज फेसिंग वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म। वो अमेरिकन सर पकड़ के बैठ गए हैं कि ये, तो इसने कहा है कि ये बिब्लिकल सैंक्शनड है, ये बाइबल में लिखा हुआ था कि हमने आकर ये जंग करनी है। सैकड़ों कंप्लेंट्स आई हैं ऑलमोस्ट 40 अमेरिकन यूनिट्स से, मतलब एक जगह पर नहीं, 40 यूनिट्स ने आकर सैकड़ों कंप्लेंट की हैं कि हमें यह बताया जा रहा है पार्ट ऑफ गॉड्स डिवाइन प्लान की यह जंग है, और ट्रंप साहब इज अपॉइंटेड बाय जीसस टू ट्रिगर आर्मेगाडॉन। अब यहां पर वक्त नहीं है, वगरना मैं आपको कुछ साल पहले की हेडलाइंस भी दिखाता, जिसमें ज़ायनिस्ट ट्रंप को कन्विंस कर रहे हैं कि जिस मसाया का हम इंतजार कर रहे थे वो आप ही हैं। ये मैं ऑथेंटिक हेडलाइंस आपके सामने रख सकता हूं, ठीक है, लेकिन वक्त की किल्लत है। तो वो पिछले 8-10 साल से ट्रंप को कह रहे हैं कि आप हमारे मसाया हैं। 2018 की 17 की हेडलाइंस मौजूद है, ऑन रिकॉर्ड, आप गूगल पर चेक करें, मौजूद है। तो यहां पर जंग किस लिए शुरू की जा रही है? रिलीजियस बुनियादों के ऊपर, ग्राउंड रियलिटीज को नहीं देखा, और घमंड में आकर और हम सुपर पावर, और सही है ना। तो जनाब अली ये मामला हुआ है, इतने बड़े लॉसेस जो हो रहे हैं, इतनी जो जंग बैकफायर कर गई है, तो वजह क्या थी कि ये जंग में कूदें? ये वजह थी। अच्छा, तो ग्रेटर इजराइल बनाना है, उधर हिजबुल्लाह को खत्म करना है, हमास को खत्म करना है, ताकि इजराइल के लिए ग्रेटर इजराइल का रास्ता हमवार किया जाए। और आप बता ना, माइक हकबे ने कहा कि ये जो इजराइल के लिए हम काम करेंगे इससे अमेरिका को फायदा होगा, ठीक है। और एक प्लान दरमियान में नाज़रीन और भी सामने आ रहा है, उस पर हम आगे चलकर बात करेंगे अगली वीडियोस के अंदर। वो ये है कि जब यहां ईरान को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, तो उसके बाद यहां मिडिल ईस्ट में कंट्रोल और ग्रेटर इजराइल, तो उसके बाद वेस्ट से जो मुस्लिम्स हैं उनको भी वापस भेजा जाएगा, वेस्ट से मुसलमानों को, ठीक है ना, वो निकाला जाएगा, ठीक है ना। ये भी इनके प्लान का हिस्सा है, और आपको कहीं ना कहीं इनकी स्टेटमेंट्स में ये बात नजर भी आती है, सही है। खैर, तो ये मामला है। अब आप देखिए कि कैसे दुनिया हिल गई है, और अमेरिका और उसके इत्तेहादी हिल गई हैं, और उनकी ग्लोबल इकॉनमी। देखिए अमेरिकी इकॉनमी क्या है, अमेरिकी इकॉनमी एशिया भी है, यूरोप भी है, पूरी दुनिया है ना अमेरिकी इकॉनमी का हिस्सा। अमेरिकी इकॉनमी हिल गई है इसका। एशियन मार्केट्स फॉल शार्पली एज ऑयल फियर्स शेक ग्लोबल ट्रेड। अब चूंकि ऑयल तो बंद हो गया है, सारी फैक्ट्रीज तो ऑयल और एलएनजी के ऊपर चलनी है, सारी ट्रेड, सारी प्रोडक्शन वो तो इसके जरिए होनी है ना। और एशिया का मैंने आपको बता दिया कि 80% जा रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ये खुलवा नहीं सकते। तो अब वो एशिया हिल गया है, ठीक है। एशिया में साउथ कोरिया जो इनका सबसे बड़ा पार्टनर है, जापान, फिर बाकी गल्फ स्टॉक मार्केट, सब कुछ इस वक्त जब हिल गया, और इन्वेस्टर्स तेजी के साथ अपना पैसा जब निकाल रहे हैं। जनूबी कोरिया में तारीख का सबसे बड़ा जो सेल ऑफ है ट्रेडर्स का वो हुआ है, यानी सब अपने जो बेच रहे हैं, जो शेयर्स हैं तमाम ट्रेडर्स अपने बेच रहे हैं, क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा, ट्रेड शॉक जब इस वक्त देखी गई है। अच्छा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को इतना बंद कर दिया है ईरान ने कि यहां से रोजाना कम से कम 60 जो वेसल्स हैं वो गुजरती हैं। मंडे के रोज सिर्फ यहां से 2 गुजर सकी हैं, सिर्फ 2,
और अभी आज के रोज एक भी नहीं गुजर सकी, और क्योंकि मंडे ही के रोज फिर ईरान ने हमला कर दिया था, उन्होंने जो गुजरेगा यहीं पर गर्क होगा। तो वो अब जीरो पर आ चुकी है ट्रैफिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की, इतना कंट्रोल हासिल कर लिया। मुझे बताएं, अमेरिका और इजराइल ने पूरी प्लानिंग से हमला किया, मिडिल ईस्ट कंट्रोल इस वक्त कौन कर रहा है? मिडिल ईस्ट कंट्रोल इस वक्त कौन कर रहा है? अमेरिकी फौज तो यहां से निकल रही है। मतलब इराक पर हमला हो रहा है, अफगानिस्तान पर हमला हो रहा है, शाम पर हो रहा है, लिबिया पर हो रहा है, आपने सुना है अमेरिकी फौज निकल रही है? तो हमला अमेरिका ने किया है, भाग अमेरिकी फौज रही है, निकल अमेरिकी फौज रही है। ये कोई बात आपको समझ में आती है? तो और इससे बड़ा जो डिफीट के सिग्नल्स हैं और क्या होंगे? तो यूनाइटेड स्टेट्स में गैसोलीन का जो गैसोलीन यानी एलएनजी और ये सारा, इसकी प्राइसेस ऊपर गई हैं। तो अमेरिका में इन्फ्लेशन जब ऊपर जाने लगी, अगले 24-48 घंटों में इसके मजीद जो आफ्टर शॉक्स हैं वो आने वाले। और ये जो अमेरिकन नेशनल्स निकल रहे हैं भाई, ये मिलियनेयर्स हैं, बिलियनेयर्स हैं, तो इनके कारोबार में मुतासर होंगे। तो जाहिर है उसके साथ कितने ही लाखों दसियों हजार अमेरिकन की जॉब्स और उनका बिजनेस जुड़ा हुआ है। तो चाइना का जो शिपिंग जायंट है उसने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से अपनी सर्विसेज जब बंद कर दी। ये बहुत बड़ी खबर है कि चाइना ने भी कहा फारक, और चाइना ने पहले ही अपने ऑयल की जो हुजम है वो रशिया से बढ़ा लिया था ताकि उनको कोई फर्क ना पड़े। तो इस जंग में अमेरिका और उसके तहादी ही डैमेज हो रहे हैं, चाइना डैमेज नहीं हो रहा है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज क्लोजर जो है, क्लोजर ये सेंड्स ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स इनटू फ्री फॉल। तेजी के साथ स्टॉक मार्केट नीचे आ रही, क्रैश कर गई है स्टॉक मार्केट, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के लॉसेस हो चुके। सो वॉर ऑन ईरान सेंड्स अ शॉक वेव थ्रू यूरोप्स एनर्जी सप्लाई। यूरोप हिल गया है, यूरोप की इकोनॉमी, यूरोप की एनर्जी, चूंकि यूरोप ऑलरेडी 3 साल से इस ट्रबल में है कि जो एनर्जी लेनी थी रशिया से वो नहीं आई। वहां पर तो ऑलरेडी ये फटा चल रहा है, यूरोप का सत्यानाश ही इस वजह से हुआ पड़ा है। ऊपर से अब गल्फ की एनर्जी भी जाती रही। यूरोपियंस ने जितनी यहां पर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है, जितनी गैर संजीदगी का मुजाहरा किया, जितना ये इसराइल के लिए इन्होंने अपना ऑर्डर, अपनी इकोनॉमी, अपनी सिक्योरिटी कुर्बान की है, इसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती। इंतहाई स्टूपिड पॉलिसी, कोई तुक नहीं बनती थी जंग। ईरान आखिर तक यूरोपियंस के साथ राब्ते में रहा है, आखिर तक उनके साथ राब्ते में रहा है, उनको डिप्लोमेसी की बात करता रहा है, न्यूक्लियर की गारंटीज देने के लिए तैयार रहा है। तो बहरहाल इन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक की है। तो अब जनाब अली कह रहे हैं ये हो गया, गैस ऊपर चली गई, प्राइसेस ऊपर चली गई। तो अब इनको मसला ये है ना कि भाई इनकी लीडरशिप तो ऑलरेडी अनपॉपुलर है, तो ऊपर से इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो क्या होगा? अच्छा, इसी दरमियान जनाब अली फटा वहां पर एक और पड़ा हुआ है, वो ये है कि ट्रंप ने कह दिया कि स्पेन के साथ मैं ट्रेड बंद करूंगा। तो अब यूरोपियन यूनियन की इज्जत पर बात आ गई है कि अच्छा, आपके किसी भी मुल्क को इस तरह से ट्रीट किया जा सकता है? ये कुछ छोटा सा मुल्क तो कहीं किसी कोने में नहीं है, ये स्पेन है, यूरोपीय यूनियन का मेन मेंबर है, उसको ऐसे ट्रीट कर लिया जाएगा?